हेलो, दिस इज़ कल्याण एंड वेलकम टू केजी क्लब इग्नो। यहाँ आपको एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जाता है और उसके नोट्स और लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलता रहे। आज हम लोग ANC 01 के हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि ढेर सारा क्वेरी आ रहा था कि इंग्लिश मीडियम एक्चुअली वीडियो डाला हुआ है और उसमें PDF हिंदी किया हुआ नहीं था। हालांकि लेक्चर्स जो है वो हिंदी में थे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के क्वेरी आ रहे थे कि आप हिंदी में बताएं। तो हम लोग ANC 01 को आज हिंदी में देख लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ANC 01, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी में हम लोग देखेंगे और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बोल देता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँगा आप लोगों से अपने स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रिपेयर करने पे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके। और मैं इसमें सारे क्वेश्चन को तो नहीं, लेकिन जितने क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं वो सारे क्वेश्चन को डील करते हुए निकल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में देखिए ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये इसका एक फार्मूला आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉडी मास कैसे निकाला जाता है। फार्मूला कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो बॉडी मास निकालने का तरीका है क्या, केजी पर मीटर स्क्वायर। ये या तो आप ये भी लिख सकते हैं या नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ केजी क्या है वो समझिए। केजी है वेट। केजी केजी हम लोग वेट को केजी में मापते हैं। तो हमारे बॉडी का जो वेट होगा, ठीक, बाय मीटर स्क्वायर। हम लोग अभी बॉडी के लिए क्या नापेंगे मीटर में, तो हाइट को। तो वेट बाय हाइट। तो ये भी एक अच्छा फार्मूला है जो आप लिखते हैं, जो स्टडी मटेरियल में भी प्रोवाइड कराया गया है कि बॉडी मास इंडेक्स निकालना है तो वेट अपॉन, ठीक है, वेट अपॉन हाइट हम लोग देखेंगे। ठीक, वेट अपॉन हाइट, वेट बाय हाइट ये निकाल देंगे कि किसी भी शरीर का वेट क्या है और उसको हाइट से डिवाइड करेंगे तो बॉडी मास इंडेक्स निकल जाएगा। इतना हम समझ गए। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। स्वास्थ्य के लिए विभिन्न आयाम क्या क्या हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल चीज़ें आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। तीसरा है खाद्य कानून और खाद्य सुरक्षा क्या है, और उसके लिए एक टर्म है FSSAI। इसको आप लोग जिस कोई भी खाने का चीज़ खरीदते होंगे उसके रैपर पे देखते होंगे FSSAI लिखा ही रहता है। ठीक, तो FSSAI क्या है, तो भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। तो ये कब बना, इसका मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, वो सब ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ये इसका आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ, खाद्य सेवा प्रतिष्ठान क्या है। इसे आप लोग देखिएगा। खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में सब कुछ आ जाता है, जितने भी होटल वगैरह होते हैं वो सब आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम क्या है। तो आयोडीन के डेफिशिएंसी को देखते हुए एक प्रोग्राम चलाया गया है। वो क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उससे कितना लाभ पहुंचा है, वो सब आप लोग इसमें बताएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है खाद्य सेवा इकाई क्या है। ये देखिए खाद्य सेवा इकाई 6 नंबर वाला और 4 नंबर का खाद्य सेवा प्रतिष्ठान, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। दोनों में से आप कोई भी एक प्रिपेयर करिए, आंसर वही लिखना है। सेवेंथ क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर में आप लोग इसे देख करके लिख लीजिएगा, आसान है, ये अच्छे से आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। एट्थ क्वेश्चन है, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स निकल के आते हैं तो हम लोग बता देते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है दो तरह का, एक होता है उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है गैर उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट। उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, जो हमारे शरीर में आसानी से पच जाता है वो है उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट। गैर उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट हो गया जो हमारे शरीर में आसानी से नहीं पचता है, वो है गैर उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट। हाँ लेकिन गैर उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट जो है वो दूसरे फूड मटेरियल को, खाद्य पदार्थ को पचाने का काम जरूर करता है। तो एग्जाम्पल भी देख लीजिए कि उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट में चीनी आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा, गैर उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट में फाइबर आ जाएगा। चलिए हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन से जो ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन में कौन कौन से टर्म है जो हम लोग एग्जाम के व्यू से देखेंगे वो देख लेते हैं। एक है आवश्यक एमिनो एसिड, एक होता है गैर आवश्यक एमिनो एसिड। ये दो प्रोटीन के टाइप होते हैं। आवश्यक एमिनो एसिड वो होते हैं जो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक क्या होता है, फॉर्म होते हैं, बनते हैं, वो आवश्यक एमिनो एसिड है। गैर आवश्यक एमिनो एसिड वो है जो हमारे शरीर में बनते नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत के लिए हम उसे बाहरी खाद्य स्रोत से, हाँ, हम लोग उसे लेते हैं, उसको बोलते हैं गैर आवश्यक अम्ल, एमिनो अम्ल।
समझ में आ गया? फिर है एक पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या है? तो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, उसको ये पेप्टाइड लिंकेज ही क्या करता है? तो जोड़ने का काम करता है। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। चलिए, ये भी हो गया। चौथा है प्रोटीज। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीज का काम क्या होता है? तो प्रोटीज जो है वो एमिनो एसिड को तोड़ने में काम करता है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम कौन करता है? तो प्रोटीज करता है। जब भी बात आएगा कि प्रोटीज क्या है, तो प्रोटीज प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। कौन? प्रोटीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आ गया फैट, मतलब वसा। वसा में क्या क्या टर्म है? एक हो वसा दो तरीके से वसा में क्या क्या होता है? फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स, ग्लिसरॉल के 1 मॉलिक्यूल्स, दोनों मिल करके बनाते हैं फैटी एसिड। इसको याद रखिएगा। वसा, तो वसा में क्या क्या हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। वसा में एक तरफ हो जाएगा फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड के होते हैं 3 मॉलिक्यूल्स, और एक तरफ होता है कौन? ग्लिसरॉल। ठीक, ग्लिसरॉल के होते हैं 1 मॉलिक्यूल्स, तो वो जा करके बनाता है कौन? फैट, मतलब वसा। ठीक, चलिए, एक और टर्म है वसा में, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखिए, फैट जो है वो पानी में घुलनशील है नहीं, तो फैट को अगर पानी में घुलना होगा तो उसको क्या, उसके लिए हेल्प करता है बाइल सॉल्ट। ये क्या करता है? फैटी एसिड को छोटे छोटे पानी के टुकड़े में कन्वर्ट करता है, जो कि पानी में वो घुलनशील हो जाता है। तो बाइल सॉल्ट का काम इतना ही है। चलिए, वो हो गया। अब हम लोग चलते हैं विटामिन पे। विटामिन देखिए 2 तरह के होते हैं। एक विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है, एक विटामिन जो पानी में घुलनशील होता है। तो वसा में जो घुलनशील होता है वो होता है विटामिन ए, डी, ई और के। पानी में जो घुलनशील होता है वो होता है बी और सी विटामिन। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो हम लोग इसी विटामिन को देखेंगे। इस विटामिन के वजह से क्या शरीर को लाभ और क्या हानि होती है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए, हम लोग अब देखते हैं विटामिन ए। सबसे पहले विटामिन ए क्या है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए क्या है? वसा में घुलनशील है। विटामिन ए जब हमारे शरीर में रहता है तो सामान्य दृष्टि में ये काम आता है। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन ए को रेटिनॉल किसको बोलते हैं? तो रेटिनॉल विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं। ठीक, एक है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या है? तो यह एक यौगिक है जो सब्जियों को चमकीले पीले, नारंगी, लाल रंग देता है। कौन? बीटा कैरोटीन। सब्जियों में जो अलग अलग तरीके का हम लोग रंग देखते हैं, पीला, नारंगी, लाल, ये सब बीटा कैरोटीन की वजह से ही होता है। और समझ जाइए, ये सारे कलर में जो है उसमें विटामिन ए भी मौजूद रहता है। विटामिन ए भी मौजूद रहता है। एक और टर्म है रोडोस्पिन। रोडोस्पिन देखिए क्या, ये हमारे रेटिना में पाया जाता है, जो हम लोगों को देखने में मदद करता है। जो भी प्रकाश हमारे आंखों में घुसती है वो इस रोडोस्पिन से ही रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है। तो रोडोस्पिन विटामिन ए के वजह से मजबूत होता है। तो इसलिए विटामिन ए रहेगा तो रोडोस्पिन अच्छा काम करेगा। रोडोस्पिन अच्छा काम करेगा तो हम लोग देख अच्छे से पाएंगे। रोडोस्पिन में क्या होता है? रॉड और बॉल होता है। ये काफ़ी डीप है, उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जाम के लिए काम का है बस उतना ही देखना है। ठीक, तो विटामिन ए में, ए से हम लोग सामान्य दृष्टि का लाभ होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। बीटा कैरोटीन वो है जो चमकीले पीले, नारंगी, लाल रंग प्रोवाइड कराता है सब्जियों को। रोडोस्पिन विटामिन ए की वजह से मजबूत होता है, जिससे हम लोगों को देखने में काफ़ी सुविधा होती है। विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रोडोस्पिन काम करना बंद कर देगा और हम लोगों को देखने में परेशानी आएगी। चलिए, नेक्स्ट है, हम लोगों ने वसा में घुलनशील विटामिन को हम लोग देख रहे थे, जिसमें विटामिन ए हम लोगों ने देख लिया। चलिए, विटामिन डी पे आते हैं। विटामिन डी को बोलते हैं सनशाइन विटामिन। ठीक, सनशाइन विटामिन किसको बोलते हैं? विटामिन डी को। आप लोग अच्छे अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इससे हम लोगों को क्या कैल्शियम मिलता है सूरज की रोशनी से। तो विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस का क्या करता है? अवशोषण करता है। तो याद रखिएगा, विटामिन डी कैल्शियम का और फास्फोरस का क्या करता है? अवशोषण करता है। ये बयान छोड़िए, गलत मिसटाइप हो गया है। हाँ, अवशोषण करता है। विटामिन के को क्या बोलते हैं? एंटी ब्लीडिंग विटामिन बोलते हैं। इसको भी याद रखना है कि विटामिन के को हम लोग बोलते हैं एंटी ब्लीडिंग
विटामिन, रक्तस्राव रोधी विटामिन। ओके, तो हम लोगों ने विटामिन ए, डी, के, ये जितना इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है हम लोगों ने देख लिया, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। अब जो हम लोग देखेंगे वो है पानी में घुलनशील विटामिन, और इसमें हम लोगों ने कहा था कि बी और सी, बी में जितने भी बी ग्रुप में जितने भी विटामिन आते हैं और सी, ये सब क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन है। तो बी ग्रुप में बहुत सारा विटामिन आता है, लेकिन हम लोग देखेंगे वो जो एग्जाम में आता है क्या है, थायमीन। थायमीन क्या है, थायमीन की कमी से होती है बेरी बेरी, विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को बोलते हैं थायमीन, और इसकी कमी से क्या रोग होता है, बेरी बेरी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोगों ने इसे इस तरह से सजाया है। दूसरा बी 2, विटामिन बी 2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 1 को क्या बोले, थायमीन। विटामिन बी 2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से क्या होता है, ए राइबोफ्लेविनोसिस, और इससे बोलने में हिचकिचाहट होती है, बच्चा सही से बोल नहीं पाता है विटामिन बी 2 के कमी से। विटामिन बी 3 आता है, हाँ बी 3, ये यहाँ पे मिसटाइप हो गया, विटामिन बी 1 हुआ, बी 2 हुआ, अब हुआ विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 को बोलते हैं नियासिन, ये सब याद रखिएगा। विटामिन बी 1 को थायमीन, बी 2 को राइबोफ्लेविन, और विटामिन बी 3 को क्या बोलते हैं, नियासिन। नियासिन की कमी से क्या होता है, डर्मेटोसिस बीमारी होती है, डायरिया होता है, डिमेंशिया होता है। ठीक, भूलने की बीमारी है ये डिमेंशिया। विटामिन बी 12, ठीक, इससे क्या होता है, तो मुफ्त भोजन विटामिन है। बी 12 जो है हमें भोजन में ही मिल जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है विटामिन बी 12 को लेके कि कोबाल्ट जो है वो विटामिन बी 12 में मिलता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं विटामिन डी की कमी से। अच्छा, ये डी आ गया यहाँ, तो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़े से डी वैसे तो फैट में घुलनशील विटामिन है, वसा में, लेकिन इसकी कमी से क्या क्या रोग होता है वो देख लीजिए। विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट, जिसमें हड्डी क्या होता है, नरम पड़ जाता है। कबूतर जैसी छाती हो जाना, जिसको कबूतर की छाती बोलते हैं, और पैर का झुकना, ये रिकेट बीमारी में होता है। कभी कभी रिकेट बीमारी का सिम्टम्स पूछ देगा कि एक बच्चा है जिसका हड्डी नरम है, छाती कबूतर जैसी है और पैर झुका हुआ है, तो कौन सी बीमारी है, तो उसे क्या है, रिकेट्स है। रिकेट्स किसके कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। देखिए मैं आपको सही से समझा देता हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, बी 12 तक, यहाँ तक हमने पढ़ा वाटर में घुलनशील विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हुआ, हम लोगों ने देखा। अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, हम लोगों ने देखा। अब विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होता है, हम लोग उसे देखते हैं, स्कर्वी। सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, तो मसूड़ों से खून आना, हाँ मसूड़ों में खून आने लगता है, छोटे छोटे धब्बे बनने लगते हैं खून के, और आंतरिक रक्तस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग, आंतरिक रक्तस्राव होता है किसमें, स्कर्वी में। और स्कर्वी किसकी कमी से होती है, तो विटामिन सी की कमी से होती है। यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि विटामिन जो पानी में घुलनशील है और उसकी कमी से होने वाले रोग, और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हम लोग यहाँ देख लिए। बस ये सबको एक नज़र डालना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। चलिए 12th क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या है, तो संतुलित आहार की योजना बनाना। हाँ ये क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आएगा ये सब। इसमें आप लोगों को क्या क्या किस किस तरीके से लिखना है हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इसे पूरी तरह से बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग एक बार इसे पढ़ ही लें, ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा आप वहाँ एग्जाम में आपका दिमाग काम कर पाएगा। तो संतुलित आहार, जिसको कि हम लोग बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं, तो उसको प्रिपेयर करते वक्त हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए व्यक्तिगत विशिष्ट, कि जो आहार हम बना रहे हैं वो उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है या नहीं, सबसे पहले ये देखना है। इसको आप लोग डील कर दीजिएगा अच्छे खासे पॉइंट में। दूसरा है क्षेत्र विशिष्ट, जब हम बैलेंस डाइट बना रहे होते हैं तो किस एरिया में हम हैं और उस एरिया में कौन सा खाना लोग पसंद करते हैं, वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। और तीसरा है आय विशिष्ट, तो कितना इनकम हम लोगों के पास है उस हिसाब से ही हम लोग एक बैलेंस डाइट बना लें तो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब भी हम बैलेंस डाइट बनाएंगे तो हम व्यक्ति विशिष्ट को देखेंगे, क्षेत्र विशिष्ट को देखेंगे और आय विशिष्ट को देखेंगे, तब जाके एक बैलेंस डाइट बनेगा। ये 3 पॉइंट है, इस पॉइंट को ही आप एग्जाम में डील करिएगा। ठीक, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसलिए हम लोगों ने ऐसे डिस्कस कर लिया।
एक टर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस, आरडीए। आरडीए क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा। ठीक, अनुशंसित आहार भत्ता, इंग्लिश में रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। तो ये आरडीए हम किसी का कैसे पता करेंगे, तो आवश्यकता प्लस सुरक्षा मार्जिन। खाना की आवश्यकता क्या है, तो खाना की आवश्यकता है, मानिए दाल रोटी है, हाँ ठीक है, दाल रोटी बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा दाल रोटी खा लेना है, जैसे खेसारी का दाल ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खा लेने पे क्या होता है, को बीमारी आ जाता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो आवश्यकता के साथ साथ सुरक्षा मार्जिन ही क्या है, आरडीए है, जिसको हम बोलते हैं अनुशंसित आहार भत्ता। ठीक, 13वां क्वेश्चन है मील प्लानिंग। अगर हम मील प्लानिंग करते हैं तो क्या क्या ध्यान में रखना है, देख लेते हैं। पोषाहार पर्याप्तता, ठीक, न्यूट्रिशन, जो हम खाना बना रहे हैं उसमें कितना न्यूट्रिशन है इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। स्वीकार्यता, कि जिसके लिए हम बना रहे हैं क्या वो इसे स्वीकार करेगा। हाँ, बच्चा के लिए, मानिए बच्चा को पसंद है हलवा, हम अभी उसे दूध दे रहे हैं, हाँ, तो कभी कभी ऐसा डिश बच्चा को बना के देना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन भी हो और बच्चे को पसंद भी हो। तो ये सब डील करिएगा। उपलब्धता, जो डिश हम बना रहे हैं उसकी सामग्री हमें आसानी से उस एरिया में मिल जाएगी। और सबके अंतिम में होता है आय, और उसको आय के हिसाब से ही उस तरह से प्लान करना है। तो मील प्लानिंग हम लोग समझ लिए, ये सारे चीज़ को आप डील कर दीजिएगा। चलिए, अब कुछ चीज़ है जो एग्ज़ाम में आएगा, इसे आप लोग, ऐसे तो आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा, और एक नज़र आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। वो क्या है, तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के लिए आप लोगों को क्या करना है, मील प्लानिंग करना है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के लिए मील प्लानिंग, स्कूली बच्चे के लिए मील प्लानिंग, किशोरावस्था के लिए मील प्लानिंग, वयस्क के लिए मील प्लानिंग, गर्भवती महिलाओं के लिए मील प्लानिंग, हाँ भोजन योजना जिसको बोलते हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भोजन योजना, मधुमेह रोगियों के लिए भोजन योजना, हाई बीपी उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए क्या होगा मील प्लानिंग, और मोटापा के लिए क्या होगा भोजन योजना। ये सब आप लोग एक बार पढ़ लें, एग्जाम में ये सब में से किसी 2 या 3 में से पूछ सकता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है वयस्क और किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, इसे आप लोगों को डील करना है। 15वां क्वेश्चन है आहार और भोजन। आहार और भोजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वयस्कों के लिए आहार भत्ता क्या है। तो अगर हम वयस्क के लिए आहार भत्ता बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि जिस वयस्क के लिए हम बना रहे हैं उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, सक्रियता स्तर, वो कितना काम करता है। कोई लेबर है तो लेबर को हम कम खाना तो नहीं दे सकते हैं, या कोई मानिए घर में बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो उसको हम लेबर इतना खाना नहीं दे सकते हैं। तो काम के हिसाब से खाना, मील प्लानिंग, भोजन योजना किया जाता है। शरीर लंबा है या लंबाई ज़्यादा है या छोटा है, दुबला है या फिर मोटा है, ये सारी चीज़ को देखते हुए हमें क्या करना होता है, वयस्कों के लिए आहार भत्ता बनाना होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आखिरी है उम्र का प्रभाव, कि अगर उम्र ज़्यादा है उस हिसाब से भी हम लोग क्या बनाएंगे, तो आहार भत्ता बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बूढ़े आदमी को हम लोग बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना दे दिए, या छोटा बच्चा को हम लोगों ने काफ़ी तीखा खाना खिला दिया। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हमें आहार भत्ता बनाना होता है। ठीक, इसे ध्यान में रखेंगे। एक है खाद्य बजट, ये है वयस्कों के लिए आधार भत्ता। जब ये डील करना है तो ये सारे चीज़ों को आप लोगों को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है खाद्य बजट। अगर आपको प्रिपेयर करना हो तो वो आप साप्ताहिक भी कर सकते हैं, मासिक भी कर सकते हैं, वार्षिक भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके इनकम पे। तो वो आपको यहाँ डील करना है कि अगर हमें खाद्य बजट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो साप्ताहिक भी बना सकते हैं, मासिक भी, वार्षिक भी। कारक क्या होगा बनाने का, तो आय देखना होगा, व्यय देखना होगा, बजट देखना होगा। अर्थव्यवस्था में ज्ञान, बुद्धिमानी खरीद होता है, एक कम पैसे में अच्छी खरीदारी, एक घरेलू प्रसंस्करण, ये सब चीज़ को देखना होता है। ये सब बुलेट पॉइंट है, ये सब पॉइंट को आपको डील करना है एग्जाम में, लॉन्ग आंसर में। चलिए, भोजन का चयन। भोजन का चयन अगर करने के लिए ये सब क्वेश्चन बनेगा, आहार और भोजन से इस 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। एक, वयस्कों के लिए आहार भत्ता हम लोगों ने देखा, फिर खाद्य बजट क्या है वो डील करना है, फिर है भोजन का चयन जो अभी हम लोग देखेंगे। तो ऊर्जा देने वाला भोजन हम लोग प्रेफर करेंगे, शरीर निर्माण करने वाला भोजन को ही हम लोग प्रेफर करेंगे। ये सबको आप लोग पॉइंट वाइज सजा देंगे। ये बुलेट पॉइंट था जिसको आप लोगों को एग्जाम में डील करना है। चलिए, नेक्स्ट हो गया कौन सा, नेक्स्ट हो गया 16वां क्वेश्चन।
वो है ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण। ठीक, इसमें क्या होता है, तो मैरस्मस होता है। मैरस्मस में बच्चों के शरीर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाता है। एक होता है क्वाशियोरकर, इसमें बहुत ज़्यादा दुबलापन। ये सब आप लोग क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे इसका सिम्टम्स क्या क्या है। जैसे मैरस्मस में क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा पेट जैसे बड़ा हो गया, शरीर बहुत पतला हो गया है, कुपोषण जिसको बोलते हैं। क्वाशियोरकर में पूरी तरह से शरीर पतला हो जाता है, बच्चा ठीक से चल नहीं पाता है। तो ये ढेर सारे इसके हैं सिम्टम्स, वो सब आप लोग बुक से प्रिपेयर कर लेंगे। 17वां क्वेश्चन है जीरोफ्थाल्मिया। जीरोफ्थाल्मिया क्या है, क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में ये। तो सूखी आंख है, विटामिन ए की कमी से होती है, हम लोगों ने पहले भी देखा था, इसे ध्यान में रखिएगा। जीरोफ्थाल्मिया जिसमें आंख का पानी सूख जाता है, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, विटामिन ए की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी भी इसकी वजह से हो जाता है। और देखिए, जो हमने कहा सूखी आंख, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवल जेरोसिस। ठीक, जिसमें आंखों का पानी क्या होता है, सूख जाता है। बाइटॉट स्पॉट, आँख के उजला वाले वाइट वाइट पार्ट जो होते हैं, उस पर ब्लैक धब्बा, काला धब्बा जो आ जाता है, उसको हम बाइटॉट स्पॉट बोलते हैं। वो जीरोफ्थाल्मिया में होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और केराटोमलेशिया, ये क्या है, ये भी क्वेश्चन में पूछेगा। एक जीरोफ्थाल्मिया हमने देखा, एक है केराटोमलेशिया, इसको तो ध्यान में रखना ही रखना है। जीरोफ्थाल्मिया सूखी आँख, और ये और गंभीर हो गई, जीरोफ्थाल्मिया अगर और गंभीर हो गई तो वो केराटोमलेशिया बन जाएगा। ठीक, इसे ध्यान में रखिएगा। 18th क्वेश्चन है एनीमिया और आयोडीन की कमी। तो इसके लिए सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाया जाता है, स्पॉट टेस्टिंग आयोडीन, जहाँ पे जगह जगह जाके कैंप लगा के आयोडीन का खुराक पिलाया जाता है। ठीक, और आयोडीन जो है वो जैसे नमक में आयोडीन दे देना, तो एक आयोडीन सब जगह पहुँच पाए, तो इसके लिए स्पॉट टेस्टिंग आयोडीन ये चलाया जा रहा है। 9th क्वेश्चन है लिथोरिज्म। अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि खेसारी के दाल से होने वाला कमी। तो लिथोरिज्म, अगर कोई इंसान केसारी का दाल अधिक यूज करता है, अधिक प्रयोग करता है, तो उसमें लेथरिज्म बीमारी आ जाती है। तो लेथरिज्म बीमारी में अगर पहला चरण है तो आप चलने में दिक्कत आएगी थोड़ी थोड़ी, दूसरा चरण और गंभीर हो गया तो इंसान छड़ी पे चलने लगता है, तीसरा चरण आ गया और गंभीर हो गया तो बैसाखी पे चलने लगता है, और अगर आखिरी चरण है, चौथा चरण है, जब लिथरिज्म काफ़ी तरह से इंसान के शरीर में फैल गया है, तो फिर वो घसीट के चलना शुरू कर देता है, फिर जैसे व्हील चेयर पे फिर वो चलेगा। तो ये लिथरिज्म बीमारी से होती है। 20th क्वेश्चन क्या है, संक्रमण और कुपोषण के बीच परस्पर क्रिया क्या है। तो कुपोषण और संक्रमण, इसे आप लोगों को देखना है, और पोषण की स्थिति पर संक्रमण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे आप लोगों को देखना है। कि अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो उसको संक्रमण बहुत जल्दी हो जाएगा किसी भी चीज़ का। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, पोषण बढ़ाना होगा। तो ये सब चीज़ को डील करना है, संक्रमण और कुपोषण के बीच परस्पर क्रिया अगर क्वेश्चन आता है तो ये डील करना है। 21वां क्वेश्चन है खसरे के रोगी का आहार। ये बताना पड़ेगा कि अगर किसी रोगी को खसरा है तो उसको किस तरह का आहार देना है, या फिर अगर किसी रोगी को डायरिया है तो उसे किस तरह का आहार देना है, वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन है ORS कैसे बनाते हैं। तो घर में ORS बनाने की विधि, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या करना है। तो 3 उंगली बराबर आप नमक ले लीजिए, पानी ले लीजिए, और 4 उंगली बराबर चीनी उसमें डाल दीजिए, फिर बन जाएगा ORS। तो वो बुक में है, आप लोग ये प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद MDM योजना क्या है, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, इसे भी प्रिपेयर करना है। पोषाहार, 24वां क्वेश्चन, पोषाहार अंधता के लिए पोषण कार्यक्रम। ठीक, जब पोषण की कमी होती है तो उसके लिए ढेर सारे पोषण कार्यक्रम चलाए गए, उसी में एक MDM है। तो MDM पढ़ लीजिए, या पोषाहार अंधता के लिए पोषण कार्यक्रम सेम है। ठीक, तो अब देख लेते हैं, यहाँ कुछ अलग है। विटामिन ए की कमी के कारण, ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है, यहाँ पे लगता है फिर से टाइप हो गया। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है वो बताना है। ठीक है, तो इंक्रीज फॉर विटामिन ए। तो विटामिन का खुराक जो है पोषण को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये, कि पोषण को बढ़ाने के लिए विटामिन ए का खुराक साल में 2 बार बच्चों को दिया जाता है, और 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को ये खुराक दिया जाता है साल में 2 बार, जिससे विटामिन की कमी ना हो। तो ये भी एक प्रोग्राम चलाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, 24th क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण, नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय पोषण रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक, इंग्लिश में ये ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। ठीक,
तो ये क्या है, इसे आप लोग डील कर दीजिएगा हिंदी में। ओके, तो ये 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ANC 01 के। हमने इसे हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए बनाया। आप लोगों का एग्ज़ाम ये सब पढ़ लेने के बाद बहुत अच्छा जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, ये सब को आप लोग स्टडी मटेरियल से ही पढ़िए। धन्यवाद।